बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इसने आपसे पूछा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है और इसके साथ साथ एवरीडे लाइफ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका यूज़ है उसको थोड़ा सा आपको डिस्कस करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पेज नंबर 59 पर आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, आप चाहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई और डेफिनेशन जो आपने मैट्रिक क्लास में याद की हो या 9th क्लास में याद की हो तो आप उसको भी यहाँ पुट कर सकते हैं। किस्सा मुख्तसर आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स की केमिस्ट्री होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं, इनमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड्स, ये तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं ये मौजूद नहीं होते। इसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन सीरीज़ के आ जाएंगे, जिनमें क्या दो चीज़ें मौजूद होंगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर वो उसके डेरिवेटिव्स होंगे। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है इसमें आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि कहाँ से आपको जो इसके सोर्सेस हैं ये मिलेंगे और इसका यूज़ किधर होगा। ठीक है, पेज 61 पर आ जाएं आप। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे पेट्रोलियम, इसको मार्क करेंगे यहाँ से। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन से लेके पैराफिन वैक्स तक। तो पेट्रोलियम जो है वो भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हम मल्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मज़ीद जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मेन तो हम जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर ही पेट्रोलियम को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इससे कुछ और प्रोडक्ट्स भी एक्सट्रैक्ट होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, गैसोलीन है, केरोसिन है, डीजल है, नैफ्था है, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा है। ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट से ही मिलती हैं और ये खुद भी क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। तो आपने मार्क कहाँ से करना है, हेडिंग डालनी है पेट्रोलियम और इट इज़ यूज्ड से लेके पैराफिन वैक्स तक इसको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, पेज 62 पर आ जाइए सीधा। आपके पास नेक्स्ट हेडिंग है नेचुरल गैस की, इसको मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, नेचुरल गैस इज अ मोर बेनिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी देन कोल एंड पेट्रोलियम बिकॉज इट्स कंबस्शन कॉजेस लेस पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको मार्क कर लीजिए। इससे नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3 क्या होगी, नेचुरल प्रोडक्ट्स की, जो कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलेंगे। ये आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर से लेकर पेपरमिंट ऑयल एटसेट्रा तक। तो इसमें आपको क्या पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें ऑब्टेन होते हैं, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो मुख्तलिफ पर्पज़ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, सेलुलोज, इंसुलिन है, कोलेस्ट्रॉल है, कैफीन है, निकोटीन है। ठीक है, ये सारे के सारे नाम है। तो इसके साथ ही जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई और 3 जो है मेजर आपकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उससे हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसके यूजेस बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसकी तरफ बढ़ते हैं अब आप आ जाएंगे सीधा पेज नंबर 59 पर। एक सवाल है आपका जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसने कहा है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या चीज़ थी और इसके साथ साथ ये बताना है आपको कि ये किस तरीके से जो है रिजेक्ट हो गई, इसको क्यों डिसअप्रूव किया गया है। तो देखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे जो कि 18th सेंचुरीज के साइंटिस्ट थे, मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या थ्योरी पेश की थी, उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब था कि प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, बस इन्हीं से हमें क्या चीज़ मिल सकती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये थ्योरी ठीक नहीं थी, क्योंकि हुआ क्या कि 1828 में एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था वोलर। ये जो वोलर है इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था, उसका जो सोर्स था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उन्होंने किया क्या था, अमोनियम साइनेट लिया था, इसको हीट किया था। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसको हीट करने पर इनको क्या चीज़ ऑब्टेन हुआ था, यूरिया ऑब्टेन हुआ था, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक सोर्स से हमें क्या चीज़ मिल गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यही वजह है कि जब ये वाली रिसर्च हो गई तो उसके बाद से जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके लिए नए दरवाजे खुल गए थे और फिर इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करना शुरू कर दिया गया था और फिर मल्टीपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से प्रिपेयर होना शुरू हो गए। तो ये जो पूरा सारा का सारा समझ लीजिए कि डेटा है, उसमें आपको क्या लिखना है ये मैं आपको मार्क करा देती हूँ। आप यहाँ सबसे पहले हेडिंग पुट करेंगे VFT यानी वाइटल फोर्स थ्योरी।
और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन देंगे और उसके बाद यूरिया से लेके आपने सिंथेसाइज तक यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, इसमें सारी बातें बता दी हैं जो कि अभी मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया था 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है अब हम। स्टूडेंट्स पेज नंबर 69 पर आ जाएंगे आप सीधा। इन्होंने आपसे एक सवाल किया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और आपको कोई से ऐसे 3 फंक्शनल ग्रुप मेंशन करने हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग पुट करेंगे, यहाँ ये जो बिल्कुल ब्लैक कलर का बोल्ड फॉन्ट है, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मार्क कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप असल में कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो जाता है, जिसके नतीजे में उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। जो फंक्शनल ग्रुप उसमें आके अटैच होता है उसकी जो प्रॉपर्टी या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस मॉलिक्यूल में आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह का ग्रुप जो कि एडिशनली आके अटैच हो और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड को देना स्टार्ट कर दे, उस ग्रुप के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है फंक्शनल ग्रुप। कहाँ से मार्क किया आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो मार्क करवा रही हूँ, उसमें से आप कोई से भी 3 फंक्शनल ग्रुप जो है वो लिख दीजिएगा जो आपको आसान लग रहे हैं। मैं आपकी सहूलत के लिए ज़्यादा ग्रुप मार्क करवा रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इसने आपसे सिर्फ 3 पूछे तो आप जब याद करेंगे राइट डाउन करेंगे तो 3 ही लिखेंगे। ठीक है, पेज 70 पर आ जाइए सीधा। अब स्टूडेंट्स लाइन से देखिए, सबसे पहले यहाँ सीरीज में अल्कोहल दिख रहा है आपको, यह है OH ग्रुप, इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी एक तरफ हाइड्रोजन है। फिर कीटोन मौजूद है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ इसके अल्काइल ग्रुप है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, इसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक तरफ OH है, दूसरी तरफ इसमें अल्काइल ग्रुप होगा। इसी तरीके से ईस्टर्स है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इस तरफ भी O लगा होगा, बाकी दोनों साइड्स पे आपको अल्काइल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो एसाइल हैलाइड है, ये भी आपका एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, और अमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2, ये भी आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें से कोई से भी 3 के करीब आपने फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेंशन करने जो आपको आसान लग रहे हैं। मेरी राय है कि जो फर्स्ट सीरीज में 3 है आप यही लिख दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा आसान है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पेज नंबर 66 पर आ जाए सीधा। यहाँ पर एक हेडिंग मौजूद है, इसका नाम है कैटिनेशन। ठीक है, इन्होंने आपसे असल में 2 डेफिनेशंस पूछी हैं, एक कैटिनेशन पूछी है आपसे और दूसरी जो है आइसोमेरिज्म पूछी है। तो कैटिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले मार्क करेंगे हेडिंग और कार्बन इससे लेके कैटिनेशन तक। असल में होता क्या है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक सहूलत, एक फैसिलिटी दे दी होती है कि क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरीके से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और बाज़ औक़ात ये ब्रांच भी इस तरीके से बना के एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। कभी कभी ये लीनियर चेन बनाते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देते हैं। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसे कहा जाता है कैटिनेशन, और ये खास तौर पे किसमें पाई जाएगी, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। ठीक है, कहाँ से मार्क करना आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट पेज जो है इसकी तरफ बढ़ते हैं अब हम, पेज 67 पर आ जाए। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी जो है वो बतानी है, ये प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। तो असल में होता क्या है स्टूडेंट्स कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई सा भी जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है सिमिलर निकलेंगे, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और वो कंपाउंड्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं वो कहलाते हैं आइसोमर्स। और ये जो फिनोमेना है ये कहा जाता है इसको आइसोमेरिज्म। कहाँ से मार्क करेंगे, सबसे पहले आप ये हेडिंग पुट करेंगे आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे आर कॉल्ड आइसोमर्स, और ये वाली एग्जांपल देंगे एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसमें होता क्या है कि जो इनका ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा मगर दोनों के स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पेज 62 पर है, इसमें इसने हमसे पूछा है कि पार्शियल सिंथेसिस में और टोटल सिंथेसिस में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा कि पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस जो है वो 2 अप्रोचेस होती हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कह लीजिए कि आप यूज़ करते हैं। इससे हमने करना क्या होता है, दोनों में हम स्टार्ट में एक सिंपल
कोई सा भी कंपोनेंट लेते हैं और उसको हमने कॉम्प्लेक्स बनाना होता है। मगर मेन डिफरेंस क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। पार्शियल का मतलब ही होता है टेम्पोररी, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हैं, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको आप मॉडिफाइड करते हैं। इस मॉडिफाइड करने के लिए बाज़ औक़ात वो सिंपल 1 स्टेप में भी आपका कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और बाज़ औक़ात 1 से ज़्यादा स्टेप्स उसको लगते हैं, तब कहीं जाके वो कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन ये वाला जो मेथड होता है, इससे क्या होता है कि आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है ये बड़ी आसानी से बन जाता है, और जो आपने स्टार्टर मॉलिक्यूल लिया था ना, उसी से डायरेक्ट बनता है। और डायरेक्ट बनने के साथ उसमें कुछ मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकते हैं, यानी ये भी पॉसिबल है कि वो डायरेक्ट आपने सिंपल मॉलिक्यूल लिया, उसका रिएक्शन किया, आपको कॉम्प्लेक्स मिल गया, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। या फिर ये भी हो सकता है कि बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स आ गए, लेकिन फाइनली आपको वो प्रोडक्ट मिल गई। इस तरह की सिंथेसिस क्या कहलाती है, पार्शियल सिंथेसिस। मार्क कहाँ से करेंगे आप, पार्शियल सिंथेसिस की हेडिंग यहाँ से लेके मल्टीपल स्टेप्स तक करेंगे, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल पुट करेंगे। आप एग्जाम्पल की हेडिंग पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से लिखेंगे क्यूमिन अंडरगो सेवरल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रीअरेंजमेंट टू यील्ड आइबोब्रोफिन, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक कंपोनेंट होता है, ये आइब्रोफिन के नाम से होता है, ठीक है। ये जो आइब्रोफिन होता है इसमें पी साइलेंट होगा, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ये आइब्रोफिन पढ़ा जाता है। तो ये जो कंपोनेंट होता है ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, और ये समझ लीजिए एक किस्म का पेन किलर होता है, ठीक है। तो इसकी जो सिंथेसिस होती है ये कॉमन एग्जाम्पल होती है पार्शियल सिंथेसिस की। नेक्स्ट आपके पास है टोटल सिंथेसिस। अब पहले तो मार्क कर लीजिए आपने करना कहाँ से काम है। टोटल सिंथेसिस की हेडिंग डालेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, नेचुरल सोर्सेज तक। उसके बाद आप एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे और टोटल सिंथेसिस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग यहाँ से लेके बिल्डिंग ब्लॉक्स तक लिखेंगे। इसमें होता क्या है कि आप एक प्रॉपर रोड मैप बनाते हैं, यानी आप एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, एक रूट डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से आपको कितने कितने स्टेप्स के साथ अपना जो फाइनल कंपोनेंट है वो बनाना है। यानी इसमें आपने एक रोड मैप बनाया, ऐसा नहीं कि आपने एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया, उसके साथ सिंथेसिस की और आपको जो है आपका टारगेट कॉम्प्लेक्स मिल गया। नहीं, इसमें मल्टीपल स्टेज है और हर स्टेज को आपने प्लान करना है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है कि टोटल सिंथेसिस है, क्योंकि इसमें जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है वो इंटरमीडिएट स्टेप्स के साथ आपने बनाना है, ये डायरेक्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यह है टोटल सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पेज 65 पर आइए। ये आपसे पूछ रहे हैं कि रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या चीज़ होती है, और इसके साथ साथ आपको बताना है कि ये रिफॉर्मिंग किस सेंस में हेल्पफुल होती है। देखिए, रिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक बहुत लॉन्ग चेन है कार्बन एटम्स की, तो इसमें कंबस्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप उस लॉन्ग चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल आपको मिलेगा वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो चेन है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को रीफॉर्मिंग कहा जाता है। रीफॉर्मिंग करने का मेन मकसद क्या होता है कि अगर ह्यूज साइज है आपके पास तो आप उसको कंप्रेस करके थोड़ा छोटा कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे आप रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ लो ऑक्टेन रेटिंग इनटू दोज विथ हायर ऑक्टेन रेटिंग। यहाँ से लेके आपने कैटालिस्ट तक यहाँ तक लिखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन जो ये पुट करनी है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन जो आपको पता है इसमें एक ऑक्टेन रेटिंग होती है, यानी कि 8 कार्बन एटम जो होता है उसका एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेन रेटिंग। तो होता क्या है कि जब आप इसको रिफॉर्म करते हैं तो जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होती है टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो उसमें भी 8 होता है, लेकिन साइज उसका छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ आप देखोगे तो क्या चीज़ डिफरेंट लग रही है आपको, यहाँ पे साइज लीनियर स्ट्रक्चर में और यहाँ पे थोड़ा ब्रांच स्ट्रक्चर में, ठीक है। मजीद अब बात ये होती है कि इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कंबस्शन होती है वो आसानी से हो जाती है और लेस पॉल्यूटेड होगा, यानी सिस्टम या एनवायरनमेंट आपका कैसा रहेगा, थोड़ा सा पॉल्यूटेड फ्री रहेगा। यहाँ से लिखेंगे आप केमिस्ट डेवलप्ड अ प्रोसेस से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन पेज 63 पे आपको मिलेगा। इसने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा और कहा है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आपके ख्याल से बायोटेक्नोलॉजी से ऑब्टेन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ही मार्क कर लेनी चाहिए कि प्रोडक्ट्स दैट आर मेड अप बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज सेल एंजाइम्स डीएनए एटसेट्रा आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें
बायो इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि एंजाइम्स, डीएनए या इस तरह की जो चीज़ें, सेल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ से यहाँ तक आप मार्क करेंगे। अब इसने आपसे पूछा था कि कुछ इसकी कॉमन एग्जाम्पल दे दे, तो इसमें क्या होता है? इथाइल अल्कोहल इज कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस इन विच सर्टेन एंजाइम सीक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट आर इन्वॉल्व। यानी जब आप इथाइल अल्कोहल को फॉर्म करते हैं तो आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स होते हैं, बायो में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इथाइल अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है वो कौन सी टेक्नोलॉजी में आ जाएगी? बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़ यहाँ से लिखेंगे आप, बायोटेक्नोलॉजी से लेके फाइट इट। तो अभी रिसेंटली आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि कोविड-19 में जो वैक्सीन है वो प्रिपेयर हुई थी। तो ये जो वैक्सीन की प्रिपरेशन है, इसमें कुछ प्रोटीन्स जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ साथ इनएक्टिव पैथोजेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रोसेस से, इस टेक्नोलॉजी से भी हमने जो कोविड-19 की वैक्सीन प्रिपेयर की है, ये वाली जो ब्रांच है ये किस में आ जाएगी? बायोटेक्नोलॉजी में ही आ जाएगी। ठीक है, तो आपने मार्क कहाँ से करना है? डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद एग्जाम्पल में यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करना है। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे उसने कहा है कि कुछ कॉमन यूजेस बता दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पेज 68 पे एक पूरा चार्ट मौजूद है आपके पास। आप हेडिंग कहाँ से डालेंगे? यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से इसको लिखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइडली यूज से लेके जनरेशन तक। उसके बाद ये चार्ट जो है चाहे तो एज इट इज बना दे, चाहे तो ईच हेडिंग को सेपरेट करके उसके यूज लिखते चले जाइए। जो खास खास है वो देख लीजिए, गैसोलीन जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, नेचुरल गैस डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर, इथीन वगैरह जो फ्रूट्स को राइप करने में यानी फ्रूट्स को पकाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इथाइन जो है गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, फॉर्मलिन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए, इथेलिन ग्लाइकोल है ये एंटी फ्रीज और कूलेंट एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से और भी एक लंबी लिस्ट है, तो आपने क्या करना है उसको देख लेना। कम से कम 5 से 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसकी कॉमन यूजेस जो आपको आसान लग रहे हैं उसको मार्क कर लीजिएगा। मैंने यहाँ सिर्फ पूरा एक चार्ट मार्क करा दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है इसकी वीडियो कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्लास फेलोज में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।